हेलो गाइस। आज हिस्ट्री की सेकंड रिवीजन क्लास है। 10 फरवरी 10 फरवरी को इतिहास की आज सेकंड क्लास आपके समक्ष लेकर के आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो इतिहास ही है। एक लेक्चर पहले हो चुका है रिवीजन क्लास, जिसका नोटिफिकेशन ऊपर आई बटन में आ रहा है, वहां क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हो। आप सभी लोग क्वेश्चंस को रीड करके और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड की जा चुकी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कल आपने पढ़ा था क्वेश्चन में, ग्रैंड ओल्ड मैन फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं, द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए धन निष्कासन सिद्धांत को उचित रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पहला विकल्प है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक हिस्सा ब्रिटेन में निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला था। ठीक, तो एक ऑप्शन ये आप देख सकते हैं, इस पर एनालिसिस करिए। बाकी आगे के विकल्प हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, और जो आपको इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, ब्रिटिश उद्योगपतियों को शाही सत्ता के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने का अवसर दिया जा रहा था। और लास्ट जो ऑप्शन है वो, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात किया जा रहा था और देश दिन प्रतिदिन गरीब हो रहा था। इन चार विकल्पों में से आपको ये चारों ही लगभग सही लग रहे होंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि जो ट्रेंड आज के एग्जाम्स का है क्वेश्चन पूछने का, वो यही है कि लगभग सभी जो विकल्प होते हैं वो सही लगते हैं। आपको उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो उत्तर है वो उत्तर आपका ऑप्शन ए है। दैट मीन्स भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक हिस्सा ब्रिटेन में निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। इसका विवरण पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी की लिखित पुस्तक थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है होम चार्ज से संबंधित। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन होम चार्ज को स्पष्ट करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चारों विकल्पों में से आपको समझना है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए है, यह भारत सचिव के कार्यालय का खर्च था। सेकंड जो विकल्प है वो है, शहरी क्षेत्रों के गृह कर और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कर। सी विकल्प है, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित निवेश राशि। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है हमारा वो है, तैयार उत्पाद को इंग्लैंड से भारत ले जाने को शुल्क। ठीक है, तो इसमें से जो विकल्प है वो आपका विकल्प ए ही करेक्ट है। तो इसलिए आप लोगों ने जो कमेंट में विकल्प दे रखे उसमें से आप टैली कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, और तब हम इसको एनालाइज करके आंसर देंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट की मदद से कथन में निर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान करें। देखिए कथन क्या है, इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के अपने विरोध का समर्थन करने के लिए भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा इसके माननीय सचिव बने।
तो ये एक सेंटेंस दे रखा है और इसके आधार पर आपको बताना है कि ये किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपके पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा मैरी कॉर्पेंटर, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा आनंद मोहन बोस। इन चारों विकल्पों पर आप जब बड़ी बारीकी से विचार करते हैं तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर निकल के आता है वो दादा भाई नौरोजी के बारे में आता है। ऐसा जो स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी के बारे में बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। आप जान रहे हैं कि जो महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने भारत में लाई, तो उसमें से स्थायी बंदोबस्त से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार किसानों को पट्टा अधिकार पत्र, पट्टा क्या होता था? अधिकार पत्र जारी करते थे, लेकिन बहुत से जमींदार इन पट्टों को जारी नहीं करते थे। इसका कारण क्या था? स्थायी बंदोबस्त जो थी एक व्यवस्था, उसमें जमींदार किसानों को पट्टा जारी कर दिया जाता था, लेकिन बहुत से ऐसे भी जमींदार थे जिनको पट्टे को जारी नहीं किया जाता था। ऐसा किस लिए था? यहाँ चारों विकल्पों पर हम विचार करेंगे और इसमें से जो बेस्ट आपको करेक्ट लगता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दें। पहला है किसानों को जमींदारों पर भरोसा था। पहला विकल्प क्या है? किसानों को जमींदारों पर भरोसा था। दूसरा है जमींदार जानबूझकर किसानों के पट्टे जारी करने से परहेज करते थे। सी ऑप्शन है पट्टे जारी करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की थी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ही विकल्प पर एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। दैट मीन्स जमींदार जानबूझकर किसानों को पट्टे जारी करने से परहेज करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आज का जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो भी स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। यहाँ प्रश्न थोड़ा नकारात्मकता लिए हुए है। दैट मीन्स यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं है। इन 4 विकल्पों में से 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत व्यवस्था नहीं आती थी। ठीक है, तो आइए पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को मिल गया था। दूसरा है स्थायी बंदोबस्त ने किसानों के लगातार प्रथागत अधिभोग अधिकारों पर ध्यान दिया। सी ऑप्शन है उच्च राजस्व मूल्यांकन का बोझ किसानों पर डाल दिया गया। और थर्ड ऑप्शन है किसानों की स्थिति अत्यधिक निराशाजनक थी। तो इन चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष ये निकलता है, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। दैट मीन्स स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को लगातार प्रथागत अधिभोग अधिकारों पर ध्यान दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर भी कथन दे रखे हैं, कथन 1, कथन 2, कथन 3। जो कथन 1 है, कथन 1 में बताया गया है कि ब्रिटिश की सबसे बड़ी कॉलोनी भारत थी। पहला विकल्प है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला विकल्प, पहला कथन है ब्रिटिशों की सबसे बड़ी कॉलोनी भारत थी। सेकंड जो इसका है, सेकंड सेंटेंस है वह भारत ब्रिटिश निर्मित माल और निवेश के लिए एक बड़ा बाजार बन गया था। इन दोनों ही सेंटेंस पर विचार विमर्श करने के बाद आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही थे। ए ऑप्शन है केवल पहला विकल्प, पहला सेंटेंस, पहला कथन सही है। बी ऑप्शन है केवल दूसरा सही है। और सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है। और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2 सही। दैट मीन्स 2 के दोनों ही सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंसों को पढ़ने के बाद सी ऑप्शन, दैट मीन्स ये दोनों ही अपनी जगह पर क्या है? सही है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 कथनों पर आधारित है। यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि भू राजस्व से संबंधित थी, रैयतवाड़ी के बारे में बताया गया है। रैयत का मतलब किसान होता है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पहला इसमें जो विकल्प दे रखा, पहला जो कथन दे रखा, छोटे किसानों के साथ एक प्रत्यक्ष बंदोबस्त किया गया था।
दैट मीन डायरेक्ट बंदोबस्त की बात की गई है। दूसरा है किसान एक निश्चित भूमि कर देते थे, भूमि कर दैट मीन लैंड टैक्स देते और उनको भूमि के स्वामित्व के सारे अधिकार दिए गए थे। यह कर राज्य की ओर से गांव के मुखिया द्वारा एकत्र किया जाता था। ठीक है, ये दूसरा कथन है। तीसरे पर भी विचार कर लीजिए। यह बंदोबस्त एक निश्चित समय के लिए किया जाता था और इसका नवीनीकरण भी किया जाता था। इस बंदोबस्त के चलते रैयत यानी किसानों, अभी हमने बताया रैयत मतलब क्या होता है, किसान होता है, तो भूमि से नहीं निकाला जा सकता था। इन तीनों ही कथनों पर विश्लेषण करने के बाद आपको इन चार विकल्पों में से कोई एक सबसे सही उत्तर चुनना है। पहले विकल्प में केवल एक के बारे में बताया कि केवल एक कथन सही है। बी ऑप्शन में एक और दो कथन को सही बताया गया है। डी ऑप्शन में एक दो तीनों को सही बताया और सी ऑप्शन में एक और तीन को सही बताया गया। तो यहाँ जब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक और तीन विकल्प सही हैं और एक और तीन जो कथन था वो करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? पहला नाम आता है आनंद मोहन बोस का, दूसरा बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन फादर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, और चौथा डी ऑप्शन वो फिरोज शाह मेहता को इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो सही उत्तर है वो दादा भाई नौरोजी के हिस्से में जाएगा। दैट मीन अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कथन आधारित है और इसमें भी आपको देखना है कि होम चार्जेस से संबंधित है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? पहला जो कथन दे रखा है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा कथन है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इन तीनों में से आपको चुनना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, इनमें तीनों सेंटेंस को आप एक दो बार दोहरा लें जिससे कि गलती होने की संभावना ना रहे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहां देख रहे हैं हम, केवल ऑप्शन ए, दैट मीन्स केवल पहला कथन सही है, बाकी सभी इसके कथन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल, कौन सा स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, याद आ रहा होगा आपको, किसने शुरू किया? पहला जो नाम आता है एनिमेशन का आता है, दूसरा भीखाजी कामा की आता है, तीसरा एमजे रानाडे और डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो प्रश्न नंबर 10 जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है वो सभी जानते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया था? जी हाँ, एनी बेसेंट ने किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, आप सभी लोग जानते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार स्थापित और संपादित किया? मतलब स्थापित भी किया और क्या किया, संपादित भी किया। इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है। पहला है कलकत्ता गजेट, मिरात उल अखबार, हरिजन और भारत मिहिर। ये जहां पर जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, मिरात उल अखबार को राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। इज दैट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहां पर मिलान करना है आपको। पहला जो ए ऑप्शन है
वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, होम रूल मूवमेंट, लाला हरदयाल, भारत की स्वतंत्रता के लिए यूरोप में एक सेना का आयोजन, सी ऑप्शन, राजा राधाकांत देव से संबंधित जो मिलान दे रखा सती प्रथा का अंत करने पर विरोध है, सैयद अहमद खान का 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यह बताना है कौन सा मिलान सही है। तो यहां पर देखिए जो सी नंबर है, राजा राधाकांत देव सती प्रथा का अंत करने पर विरोध किया था। ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा का जो समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन राजा राधाकांत देव ने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि सती प्रथा का अंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिलान आपका सही है, बाकी जो ए बी और डी में है वो आपके रॉन्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। के समर्थन में निम्नलिखित में से 1878 में राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री पंडित, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, वीरेश लिंगम, पंतलू। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 13 में जो करेक्ट ऑप्शन है वीरेश लिंगम पंतलू करेक्ट ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है? निम्नलिखित महाविद्यालयों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया था? सबसे पहला स्थापित किया जाने वाला महाविद्यालय कौन सा है, यह आपको बताना है। ठीक, हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो आप सभी जानते हैं हिंदू कॉलेज कोलकाता ही सबसे पहला महाविद्यालय था जिसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहां पर भी मिलान से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अभी इसके पहले मिलान वाला था, वहां सही बताना था, और यहाँ पर कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसलिए जो नकारात्मक वाले प्रश्न अब आजकल ट्रेंड हो गया क्वेश्चन पूछने का, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पत्र में डॉट ये लाइन भी खींची होती ब्लैक कलर की, कि स्पेशली आपको आपका इंटेंशन जाए कि आप कौन सा मिलान सही है पर ना जाए कि पहला ही देखें और सही है उसको आप मार्कशीट पर फिल कर दें। ठीक, तो ये नकारात्मकता लिए हुए प्रश्न है, तो इसको अच्छे से समझ करके करेंगे। पहला है जमुनालाल बजाज जो कि वर्धा में सत्याग्रह आश्रम से संबंधित है, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन से संबंधित है, लाला लाजपत राय लाहौर में नेशनल स्कूल से संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा से संबंधित है। तो इन चारों विकल्पों को देखने के बाद हमें ये एनालिसिस मिलता है कि इसका जो ऑप्शन डी है यह सही नहीं है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का संबंध सत्य शोधक सभा से नहीं था। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि राजा राम मोहन राय से संबंधित है। इनकी मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज। इन दोनों वर्गों के नेता क्रमशः कौन थे? एक तो केशव चंद्र सेन, दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, बी ऑप्शन राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव, और डी ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज आप सभी लोग को याद होगा कि स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, बी ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, सी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि आत्माराम पांडुरंग ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना की? कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन केशव चंद्र सेन, डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इनमें जब हम विचार करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वर्ष 1856 की बात की जा रही है। आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी। 1856 में किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह, ध्यान दीजिएगा, पहले विधवा पुनर्विवाह भारतीय समाज में स्वीकार नहीं था, लेकिन 1856 में प्रयास किए गए विधवा पुनर्विवाह के लिए और इससे संबंधित कानूनी बाध्यताओं को कानून के माध्यम से हटा दिया गया। किसके द्वारा? ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ आप सभी लोगों को पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में भरपूर कार्य किया और कानूनी माध्यमों से इस प्रथा का अंत हुआ। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश मिली थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, माइकल मधुसूदन दत्त। तो उम्मीद है आज की आपकी प्रश्नावली जो 20 प्रश्नों की थी उसको आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह से आप लोग डेली क्विज में शाम 7:30 बजे आकर के अपना प्रैक्टिस करिए। आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा स्कोर जिससे कर सकें। जो प्रश्नों का श्रृंखला है वो टाइम टेबल सामने स्क्रीन पर आपके है। इसी के अकॉर्डिंग डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है 7:30 बजे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। और जो इन प्रश्नों की सही उत्तर हैं वो भी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सुबह 6 बजे डेली करंट अपडेट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।